वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर का वीडियो मैंने 3 पार्ट में बनाया है। आज का जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 16, उनका जो विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुई थी। ये दोनों जो हैं वर्साई के महल पर फिजूल खर्च करते थे। वहाँ पर जो कार्य करते थे, चाहे भी जो कार्य नहीं करते थे, उन पर भी फिजूल खर्च किया जाता था। बिना काम के ही ऐसे ही लोगों को पैसे दिए जाते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी और दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली गई थी। अब हम देखते हैं कि वहाँ की जो क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वो कैसे हुई थी। तो आज का जो पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट है क्रांति की शुरुआत। यहाँ हम देखते हैं क्या लुई 16 ने कर बढ़ा दिए। अब लुई 16 क्या कर रहे हैं कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कर बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। इसके लिए उन्हें स्टेटस जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी पड़ती थी और साथ ही साथ वही कर लगाने के लिए प्रस्ताव मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय लेते थे कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी, किस तिथि को होगी। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए कर को बढ़ाने के लिए उसके प्रस्ताव को पारित करने के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रतिनिधि आते हैं, पहले और दूसरे स्टेटस ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजते हैं और ये आमने सामने बैठते हैं और तीसरे स्टेटस में 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। तीसरे स्टेटस का प्रतिनिधित्व जो समृद्ध शिक्षित वर्ग लोग ही कर रहे थे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि तीसरे स्टेटस में किसान, औरत, कारीगर, व्यवसाय, मजदूर यही लोग आते थे। साथ में उसमें शिक्षित वर्ग के भी लोग थे। इसमें इस स्टेटस में क्या था, इस प्रतिनिधि सभा में क्या था कि किसान, औरतों और कारीगरों को इस सभा में जाने का मना था, यानी कि प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत को एवं मांगों की सूची बनाई गई और जिसे जो प्रतिनिधि वहां गए थे अपने साथ लेकर गए थे। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। लुई 16 जो थे वो भी इसी प्रथा का पालन करने वाले थे, परंतु तीसरी वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराना चाहिए और जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये जो है लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर इसे जो शुरू किया गया था, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो लुई 16 जो हैं फ्रांस के सम्राट, वो इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देते हैं। तो तीसरे स्टेटस के जो प्रतिनिधि हैं वो विरोध करते हैं और वो सभा छोड़कर चले जाते हैं। तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि जो हैं खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रवक्ता मानते हैं। अब वो क्या करते हैं, 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं। तो ये जो जमा होते हैं कहाँ होते हैं, इंडोर टेनिस कोर्ट में, और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। तो अपने आप को नेशनल असेंबली जो घोषित करते हैं कौन, तीसरी स्टेटस के प्रतिनिधि, और वो शपथ लेते हैं कि जब तक हम सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं करेंगे तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तिमिराब्यो और आबे सिए। आबे सिए जो हैं वो मूलतः पादरी थे। वो क्या थे, पादरी थे, और उसने तीसरे स्टेटस क्या है शीर्षक से प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखे थे। इस वक्त जिस समय नेशनल असेंबली का संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, उस समय फ्रांस जो है
पूरे आंदोलन वहाँ जो है पूरा आंदोलन शुरू हो चुका था। फ्रांस में उस समय क्या हुआ, कड़ाके की ठंड पड़ी, उसके कारण क्या हुआ, फसल जो है वहाँ की मारी गई, फसल जो है बर्बाद हो गया। पाव रोटी की कीमत जो है आसमान छू रही थी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से फ्रांस में जो बेकारी की जो समस्या, अकाल की जो समस्या आ जाती थी वो आम बात थी। तो जब मारी गई, फसल बर्बाद हो गया, तो पाव रोटी वहाँ के जो लोग खाद्य पदार्थ था वो उसका जो कीमत है आसमान छू रहा था। बेकरी के जो मालिक थे वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब बेकरी की दुकान पर क्या होता है कि घंटों औरतें जो हैं लाइन लगाकर, लंबी लाइन लगाकर, कतार लगाकर खड़ी रहती हैं, और जब उनका टाइम आता है तो जो बेकरी के जो मालिक हैं वो कह देते हैं कि पाव रोटी ख़त्म हो गया है। इससे क्या होता है कि दूसरी तरफ जो औरतें हैं वो भीड़ जमा करके, गुस्साई औरतें जो हैं उन पर हमला बोल देती हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। अब क्या होता है कि क्रूरवीर ने 14 जुलाई को वास्तिल पर धावा बोल देते हैं और उसे नेस्ता नबूद कर देते हैं, यानी कि उसे बर्बाद कर देते हैं। अब फिर धीरे धीरे क्या होता है कि देहाती इलाकों में गांव का यह अफवाह फैल गई कि जागीर के जो मालिक हैं वो भाड़े पर आ रहे हैं, उनके आदमी आ रहे हैं, उनके जो गिरोह हैं वो आ रहे हैं और सारी फसलों को बर्बाद कर देंगे। तभी जब खबर फैल जाती है तो किसान अब क्या करते हैं, वो कुदाल बेलचा लेकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। अब इसके क्या होता है, देखिए, अपने विद्रोही प्रजा को जब ये सब माहौल वहाँ हो जाता है तो वहाँ के जो राजा हैं लुई 16 वो देखते हैं, क्या वो महसूस करते हैं कि अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का वो अनुमान लगाते हैं, और लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे देते हैं और यह भी मान लेते हैं कि उनकी सत्ता पर अब किसी भी प्रकार का उनका अधिकार नहीं है, और ये जो भी नियम कानून बनाया जाएगा उस पर संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया गया। अब जो पहले स्टेटस और दूसरे स्टेटस को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे पादरी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, अब वो उसे छोड़ देने के लिए विवश हो जाते हैं। धार्मिक कर लगाया गया था, उसे भी समाप्त कर दिया जाता था। चर्च के स्वामित्व में वाली भूमि जब्त कर ली गई थी। इस प्रकार क्रम से क्रम 20 इस प्रकार क्या होता है कि कम से कम 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ जाती है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, अगला पॉइंट है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब ये फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र कैसे बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लेता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्रांस में जो संविधान तैयार किया गया था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सिर्फ राजा के हाथों में शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जो है विभिन्न संस्था जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित होना चाहिए। 1791 में संविधान ने कानून बना लिया और नेशनल असेंबली को सौंप दिया जाता है। साथ ही साथ नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह के रूप में चुनाव करते हैं और फिर मत देने का जो अधिकार है ये 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही माना गया जो कि दर्जा दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। अब हम देखते हैं क्या कि ये जो संविधान लोगों को और इसके अलावा पुरुष और महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं सौंपा गया था। फिर हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना करना। यहाँ हम देखते हैं क्या कि अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने
फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर देते हैं। प्रांतों ने हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। अब वो इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के रूप में के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में देखा जाता है। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवी ने पेरिस की ओर से कूच करते हुए गाया था और इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया था। अब क्या है ये मार्सिले? फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे और उनका नेता मैक्समिलियन रॉब्सपियर थे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही आपको किसी टॉपिक पर जानकारी लेना है, समझना है तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तभी मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू।